सो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैथ मॉड्यूल के बारे में बात करी थी। वो उसका पहला पार्ट था और अब हम आगे और भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो में। हम लोगों ने कई सारे कंसेप्ट देख लिए थे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाइपरबोलिक साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट के बारे में। चलते हैं इसके एक एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ एग्जांपल की हेल्प से। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इतना सा बता दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे मैथ डॉट। ओके, अगर आपको हाइपरबोलिक यूज करना है तो आपको लिखना है साइन एच। यहाँ पे जो भी हाइपरबोलिक फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे आप ले सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर अपन को पैरामीटर मतलब मैं पाई मतलब 180 डिग्री पे साइन एच की मतलब जो हाइपर वैल्यू है हाइपरबोलिक साइन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास में आती है क्या है 11.548 समथिंग। एंड अगर मैं इसको आर्क साइन हाइपरबोलिक में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है मैथ डॉट ए साइन एच। तो ये मेरे पास में हाइपरबोलिक साइन थीटा जो फंक्शन है उसमें चला जाएगा। एंड यहाँ पे सिंपल अगर मुझे 1 देनी तो मैं 1 दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है 0.88 समथिंग वैल्यू है। अगर मैं कोसाइन के बारे में बात करूँ तो कोसाइन के लिए आपको सिंपल क्या लिखना है मैथ डॉट कॉस एच, बिकॉज यहाँ पे है अपने पास में हाइपरबोलिक एंड उसमें देना आपको मैथ डॉट पाई एंड यहाँ पे हिट एंटर। यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से आप आर्क एंड टैन के भी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास में मैथ डॉट अ कॉस एच एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1 सिंपल 1, तो यहाँ पे 0.0 आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, ये बिल्कुल आप 10 के लिए भी आप सेम कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि पावर अगर आपको कैलकुलेट करनी है उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने ना दो तरीके यहाँ पे बताए हैं आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है उसके लिए क्या है, यहाँ पे मैं सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एस्ट्रिक एस्ट्रिक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज और है, मैथ के अंदर में हमारे पास में पावर फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पे आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों से बताने वाला हूँ और आपको यहाँ पे ये जान के आपको शॉक लगेगा कि यार ये अपन इसको यूज करना चाहिए कि पावर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या यूज करना है, क्या मेरे पास में बेटर ऑप्शन है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इंडस्ट्रीज वगैरह में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम करते हो वहाँ पे डेवलपर जो ऐसे कोड लिखते हैं जिससे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे कम हो। ओके, इस तरीके से आपको कोड करना होता है। यहाँ पे आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको वही ट्रिक आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके लिए सिंपल क्या करना है आपको, अगर जैसे यहाँ पे मैंने डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ओके, टाइम इट एक यहाँ पे मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये कितना टाइम लेता है आपको कंप्लीट करने में, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे आप चेक करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल आपने लिखा है टाइम इट एंड यहाँ पे लिखना है आपको टाइम वेट टाइम इट डॉट, इसके पास में हमारे पास में है टाइमर। अब इस टाइमर के अंदर मुझे स्टेटमेंट पास करना है कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है। ओके, मतलब किस कोड का मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल स्ट्रिंग में देने वाला हूँ इसको। फॉर एक्स इन रेंज एंड इसके अंदर मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ 10 अप टू 10 तक। ओके, एंड उसके बाद में लिखना है b इज इक्वल टू एस्ट्रिक सॉरी एक्स एक्स एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3, मतलब मैं क्यूब निकालने वाला हूँ। ओके, एंड उसके बाद में आपको लिखना है डॉट टाइम इट एंड उसके बाद में हिट एंटर। तो जो भी स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे टाइमर के जो मेथड है, यहाँ पे जो मेथड जो मेरे पास फंक्शन है उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में है 10.040935 सेकेंड्स। तो मुझे इस पूरे स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने में मुझे कितना 10 सेकेंड अप्रॉक्स 10 सेकेंड्स लगे हुए हैं। अब अगर मुझे इसी मेथड को मतलब अगर मैं क्यूब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अब देखने वाला हूँ कि अगर मैं पाव फंक्शंस की हेल्प से करता हूँ तब मुझे क्या होगा। ओके, उसके लिए क्या करना है आपको सिंपल फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाव, यहाँ पे मैंने मैथ मॉड्यूल का पाव फंक्शन इंपोर्ट कर लिया है। एंड उसके बाद में क्या करना है आपको सिंपल टाइम इट जो मेरे पास मॉड्यूल है इसके अंदर मेरे पास में टाइमर फंक्शन है एंड टाइमर फंक्शन के अंदर मैं सेम यहाँ पे देने वाला हूँ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखा मैंने फॉर एक्स इन
रेंज एंड उसके अंदर मैंने लिखा है 10। ओके, सो मैं यहाँ पे वही स्टेटमेंट देने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने पाव एंड यहाँ पे x,3 बिकॉज ये 2 आर्ग्यूमेंट लिखता है आपको जो आपके पास में पैरामीटर है एंड उसका क्या मतलब कितनी पावर में आपको कैलकुलेट करना है, तो वो आएगा। उसके बाद में आपको लिखना है इस स्टेटमेंट को एंड करना है। उसके बाद में लिखना है आपको टाइम इट मेथड। ओके, हिट एंटर करना है। सो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास में 11.6544। ओके, सो यहाँ पे जो मेरे पास में इसका यूज है पावर फंक्शंस का, कई केसेस में ये बहुत अच्छा काम करता है एंड कई केसेस में ये बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करता है। ओके, सो अगर आप किसी भी मॉड्यूल का कोई फंक्शन यूज करते हैं सो वो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ओके, सो आप यही ट्राई करें कि अगर आप कभी भी कोई भी फंक्शंस का यूज करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। इनबिल्ट फंक्शंस का आप अगर यूज करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द बिल्ट इन asterisk ऑपरेटर ऑफन कम्स इन हैंडी बट इफ परफॉर्मेंस इज ऑफ द एसेंस यूज मैथ ऑफ पाव। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आपको क्या यूज करना है, मैथ डॉट पाव। ओके, सो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये मैथ डॉट पाव तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट होता है तब यहाँ पे वो बहुत अच्छा काम करता है। ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं कि मेरे पास में नेक्स्ट अच्छा टॉपिक कौन सा है। सो अब मैं आपके बात करने वाला हूँ सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस की, जो कि मैथ के अंदर में कौन कौन से लॉग फंक्शंस हैं एंड उससे हम यहाँ पे उसकी हेल्प से कैलकुलेट करने वाले हैं कि जो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, मैथ डॉट लॉग। ओके, मैथ डॉट लॉग मतलब ये जो इसका जो बेस है वो ई है एंड इसके अंदर हम मुझे पैरामीटर एक्स मतलब यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू पास करने वाला हूँ तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में मैथ डॉट ई मतलब बेस ई की वैल्यू मेरे पास में क्या होगी वो देख सकते हैं। यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ तो मेरे पास में लॉग ऑफ ई मतलब लॉग बेस टू द ई क्या होता है वो मेरे पास में 1 होता है। ओके, अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लॉग बेस ई ऑफ ई क्या होता है। मतलब अगर मैं इस तरीके से बात, मेरे पास में यहाँ पे है लॉग। ओके, एंड लॉग यहाँ पे मेरे पास में है ऑफ ई ई एंड यहाँ पे मेरे पास में जो बेस है वो मेरे पास में है ई। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे लॉग लॉग बेस ई एंड ऑफ ई इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास में 1 होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉग ई आएगा। ओके, मतलब वैल्यू आउटपुट मेरे पास में 1 आएगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो मैथ डॉट लॉग ऑफ 1, तो लॉग ऑफ 1 में क्या आएगा मेरे पास में 0 आएगा बिकॉज यहाँ पे लॉग 1 कोई भी आप नंबर ले लीजिए लॉग 1 हमेशा 0 होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा अब मेरे पास में आता है लॉग बेस 10 आता है। ओके, एंड मेरे पास में एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मैथ डॉट लॉग कैन लूज प्रिसीजन विथ numbers close to 1 due to the limitations of floating point numbers. In order to accurately calculate logs close to 1, use the log 1p। मतलब अगर आपको log की जो वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है क्लोज टू 1 मतलब 0.1 0.0 0.1 समथिंग लाइक दैट, मतलब 0.05 समथिंग कैलकुलेट करनी है तो वो आपके लिए क्या आपको यूज करना है, यहाँ पे log 1p यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, विच इवेल्यूएट्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस द आर्ग्यूमेंट। ओके, सो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ मैंने। यहाँ पे मैथ डॉट लॉग 1p एंड इसके अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो यहाँ पे 1 प्लस, ओके जैसे यहाँ पे लिखा है 1 प्लस आर्ग्यूमेंट, अब जो मेरे पास में आर्ग्यूमेंट है वो दे देते हैं। तो 1e-20। तो यहाँ पे मेरे पास में नेगेटिव में मेरे को वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास में 0.693। सो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं बात करने वाला हूँ लॉग 10 बेस 10 की। तो यहाँ पे लॉग एंड बेस मेरे पास में 10 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 मतलब लॉग 10 ऑफ 10 मतलब क्या होगा 1 होगा। अगर अब मैं किसी भी बेस पे सेम वैल्यू अगर देता हूँ मतलब सेम लॉग जो सेम पैरामीटर है एंड सेम बेस है तो वो हमेशा 1 आएगा। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं बात करने वाला हूँ कॉन्स्टेंट्स की। सो मैथ मॉड्यूल जो है उसके पास में कई सारे कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल है। जैसे मैं पाई की बात करूँ, अगर मैं ई की बात करता हूँ जो मेरे पास में लॉगरिथम में ई वैल्यू है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे मेरे पास में कई सारे
उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे मैथ डॉट पाई वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो मैथ डॉट पाई की वैल्यू मेरे पास में आ गई। एंड अगर मुझे मैथ ऑफ ई लेना है, मतलब मैथ डॉट ई, मैथमेटिक्स कॉन्सोनेंट ई की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होगा 2.718 समथिंग है ये। ओके, सो इस तरीके से आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं पाइथन 3.5 से ऊपर की बात करता हूँ तो उसके अंदर कई सारे कंसेप्ट और भी आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू को भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट डॉट आई एन एफ, ओके, एंड डबल इक्वल्स टू, अगर मैं फ्लोट में बात करूँ इसकी फ्लोट, और यहाँ पे लिखना है आपको आई एन एफ, एंड यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे ट्रू आता है, मतलब अगर मैं इनफाइनाइट, मतलब अगर मैं इनफाइनाइट की वैल्यू बात करता हूँ तब भी यहाँ पे काम करेगा। एंड उसके बाद में अगर मैं नेगेटिव इन्फिनाइट, मतलब अगर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करूँ तब क्या होगा, तब भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने फ्लोट, ओके, एंड फ्लोट में यहाँ पे मैंने पैरामीटर में किया माइनस आई एन एफ, मतलब इंफ, एंड उसके बाद में हिट एंटर किया तब भी मेरे पास में ट्रू आउटपुट आया, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। ओके, अब अगर मैं नॉट अ नंबर, एन ए एन, नॉट अ नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो तब क्या होगा, तब देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं फ्लोट के अंदर में एन ए एन ऑफ, तब देखिए यहाँ पे फॉल्स आए। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एन ए एन मतलब नॉट अ नंबर नेवर कंपेयर्स इक्वल टू एनीथिंग। ओके, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एन ए एन नॉट अ नंबर है वो हमेशा किसी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से भी, इवन इटसेल्फ, मतलब उसके खुद को ही, मतलब एन ए एन जैसे यहाँ पे हमने किया वो आप नहीं कर सकते इसको, वो हमेशा आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ओके, सो अब बढ़ते हैं अब आगे हम। तो यहाँ पे अब मेरे पास में है इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स के अंदर मैं अगर मैं बात करूँ तो वो हमें हमारे पास में होता है, इमेजिनरी नंबर्स इन पाइथन आर रिप्रेजेंटेड बाय जे और कैपिटल जे ट्रेलिंग द टारगेट नंबर। ओके, एंड उसके बाद में अगर मैं वन जे की बात करूँ तो वन जे मतलब ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब अगर मैं आयोटा, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इमेजिनरी नंबर्स होते हैं हमारे पास में। तो चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिफाइन आपको बता देता हूँ। ओके, अगर मैं सिंपल वन जे लिखता हूँ तब क्या होगा, वन जे, तो ये देखिए यहाँ पे वन जे आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन जे मल्टीप्लाई बाय वन जे, तो तब देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया, -1 + 0, मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आयोटा की बात करता हूँ तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो यहाँ पे आप अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। और यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर्स है, जब मैं आपको अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और किसको कैसे हम यूज करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब यहाँ पे मेरे पास में कॉपी साइन, कॉपिंग साइंस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मेरे पास में कोई नंबर है उसका मुझे यूज करना है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है मेरे पास में कॉपी साइन करके, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने इसके पैरामीटर पास किया हूँ x, y, तो यहाँ पे रिटर्न x विद द साइन ऑफ y, द रिटर्न वैल्यू इज ऑलवेज अ फ्लोट। सो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने मैथ के मैथ डॉट कॉपी साइन, एंड इसके अंदर मैंने लिखा पहले, सबसे पहले -2, बिकॉज ये मेरे पास में x हो गया, एंड यहाँ पे मैंने y दिया। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2.0, तो जो इसका आउटपुट आया वो मेरे पास में आया 2.0, बिकॉज यहाँ पे जो मेरे पास में y का जो अगर मेरे पास में साइन देखे तो वो है पॉजिटिव, एंड यहाँ पे मेरे पास में x का है नेगेटिव में। एंड यहाँ पे इसने ये बोला है कि जो x की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब x कितना है मेरे पास में 2, एंड द साइन ऑफ y, साइन की वैल्यू y का जो साइन है वो पॉजिटिव में, एंड फ्लोट वैल्यू में हमेशा रिटर्न करेगा, तो 2.0 हो गया, मतलब x मतलब यहाँ पे होगा 2.0 एंड द पॉजिटिव वैल्यू। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैथ डॉट कॉपी साइन, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 4,14.2, तब देखते हैं क्या आता है। तो 4.2, उसको इससे मतलब नहीं है कि वो कितना है, मतलब पॉजिटिव में नेगेटिव में, वो हमेशा x की वैल्यू रिटर्न करेगा, वो फ्लोट के अंदर में रिटर्न करेगा, और जो भी y का साइन होगा उससे वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है ना एक अलग से मॉड्यूल क्रिएट किया गया है पाइथन में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड टास्क करने हो, सो आप उसका यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
सी मैथ मतलब कॉम्प्लेक्स मैथ. Okay, the C math module is similar to the math module but define function appropriately for the complex plane. Okay, so complex plane की हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हैं. Okay, complex numbers are a numeric type that is part of the Python language itself rather than being provided by a library class. Thus, we don't need to import C math for ordinary arithmetic expressions. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब मैं 1j की यहाँ पे यूज़ किया था, अगर मैं यहाँ पे z, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिफाइन करना है तो यहाँ पे पहले तो मैंने एक सिंपल सा एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एंड उसके बाद में आपको सिंपल क्या करना है 1 प्लस ऑफ 3j. ओके 3j लिया तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया. अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ तो टाइप ऑफ z, अगर मैं टाइप ऑफ z करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्लास क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गई. ओके तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेरे पास में इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं. ओके एंड एक और चीज यहाँ पे नोट दैट वी यूज जे और कैपिटल जे एंड नॉट आई. यहाँ पे जो आयोटा चलता था अपने पास में, अगर मैं मैथमेटिक्स की अगर पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो वहाँ पे हम आई लेते थे, आयोटा लेते थे. यहाँ पे हम जे की वैल्यू लेंगे, एज अ जे लेंगे. ओके सो अब इनको कैसे लेना है, कैसे इनको फैच करना है, तो वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम अब देखने वाले हैं कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालने वाला हूँ तो वो कैसे निकालने वाला हूँ. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले अगर मुझे जो भी मैंने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है, अगर मुझे इसका रियल पार्ट लेना है तो आपको सिंपल क्या लिखना है, z डॉट रियल, और हिट एंटर करना है, आपको इसका रियल पार्ट में मिल जाएगा. अगर मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है तो डॉट imag इमेज, तो यहाँ पे आएगा इसका इमेजिनरी पार्ट. अगर मुझे इसका कैलकुलेट करना है, क्या कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है, कॉन्जुगेट में क्या होता है इसका सिंपल ये फॉर्मूला है कॉन्जुगेट का कि z डॉट रियल माइनस z डॉट इमेज मल्टीप्लाई बाय 1j. ओके तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है तो वो आपको बता देता हूँ. z डॉट कॉन्जुगेट मेथड का यूज करना है. ओके तो यहाँ पे आ गया मेरे पास में z डॉट रियल, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी जो मेरे पास में रियल पार्ट है वो 1 है, माइनस ऑफ मतलब यहाँ पे माइनस z डॉट इमेज मतलब हो गया मेरे पास में 3 एंड उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 ऑफ j. ओके तो इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू आ गई है. मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या था मेरे पास में 3.0, सो 3.0 और मल्टीप्लाई बाय 1j, सिंपल मेरे पास में 3j आ गया. सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्जुगेट. ओके सो अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं एब्सोल्यूट एंड कॉम्प्लेक्स. ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं, है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती किसी भी आपको फाइल को इंपोर्ट करना है या किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है. तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं हम एब्सोल्यूट मतलब एब्स एंड कॉम्प्लेक्स. सबसे सिंपल क्या करना है, आपको ABS लिखना है एंड उसके बाद में आपको देना है 1 प्लस 1j, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पास करना है, उसके बाद में हिट एंटर करना है. तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है इसकी. ओके एंड अगर मुझे यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, किसी भी नंबर को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना है तो सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स ऑफ जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है. तो यहाँ पे देखिए ये इसका रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपने पास नहीं किया तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट 0 ले लिया. ओके अब अगर मुझे यहाँ पे देखना एक्सप्लिसिटली मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट देना है तो इमेज इज इक्वल्स टू 1 दे देता हूँ. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास में रियल पार्ट नहीं था तो वो डिस्कार्ड हो गया और यहाँ पे मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, 1j आ गया. ओके एंड अगर आपको दोनों पार्ट देना है तो वो भी आप दे सकते हैं. तो मेरे पास में रियल पार्ट क्या है, 1 है एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी 1 है. तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे रियल पार्ट मेरे पास में 1 आ गया और इमेजिनरी पार्ट आ गया मेरे पास में 1. ओके एंड यहाँ पे एक चीज और नोटिस मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है, द कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन टेक अ स्ट्रिंग बट इट कांट हैव स्पेसेस. ओके सो यहाँ पे स्पेसेस नहीं होने चाहिए. अगर आप स्पेसेस पास करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू एरर एक्सेप्शन थ्रो होता है. एंड यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग के लिए आपको सिंपल लिखना है 1 प्लस 1j और उसके बाद में हिट एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है. ओके सो इस तरीके से आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं सी मैथ्स मॉड्यूल है उसके अंदर में कई सारे फंक्शंस हैं. तो यहाँ पे मैं आपको इंपोर्ट करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ. ओके तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस कर लिया है, इंपोर्ट सी मैथ एंड उसके बाद में थोड़ा सा और स्पेस कर लेता हूँ एंड उसके बाद में देखिए यहाँ पे सी मैथ डॉट. ओके तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में कई सारे फंक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं.
देखिए ये सारे फंक्शंस इस लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस की बात करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा मैंने log ऑफ 1 + 1j। सो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट का ये ओरिजिनल जो मेरे पास में रियल पार्ट है उसकी वैल्यू आ गई और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं cmath.exe। अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूँ 1j मल्टीप्लाई बाय cmath.py, हिट एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में इमेजिनरी, ये मेरे पास में आ गया रियल पार्ट एंड ये मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट आ गया। ओके, एंड अगर मैं टाइप ऑफ cmath.py, तो ये देखिए मेरे पास में ये फ्लोट वैल्यू आ गई है। ओके, मतलब ये मेरे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर में नहीं है, मतलब सिंपल एक मेरे पास में फ्लोट वैल्यू है। इसके और भी आप कंसेप्ट ये देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे मैंने लिस्ट दी है, मैं और एक दो और आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसका वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद में मैं आपको रेक्ट की बात करते हैं, रेक्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर रेक्ट देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेरे पास में आ चुका है। ओके, सो ये जो रेक्ट मेरे पास में मेथड होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। सो उसके लिए हमको लिखना है cmath.py/2, हिट एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में ये मेरे पास में आ गया है रियल पार्ट एंड ये मेरे पास में आ गया इमेजिनरी पार्ट। ओके, एंड अगर मैं cmath.polar मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ और सिंपल अगर मैं z दे देता हूँ, जो मैंने z यहाँ पे जो डिफाइन किया वो 2 + 3j किया है, और जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे जो डिफाइन किया था सबसे पहले वो लिया था 1 + 3j। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में आउटपुट आने वाला है। देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास में 3.1622 77660168375 795 समथिंग आ गया, और यहाँ पे मेरे पास में सेकंड जो है वो इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आप कई सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं cmath का। सो आगे बढ़ते हैं, ये आप जो बाकी फंक्शंस है वो आप खुद ट्राई करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आते तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अब जो मेरे पास में अदर फंक्शंस है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस है। ओके, सो यहाँ पे अब मैं cmath की बात करने वाला हूँ, जो कि हमने पहले बात करी थी वो मेरे पास में सिंपल मैथमेटिक्स की बात करी थी, नॉर्मल मैथमेटिक्स की। अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की बात करने वाला हूँ। तो cmath.log की अगर मैं बात करता हूँ और log के अंदर मैं सिंपल z पास करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो z की वैल्यू 1 + 3j है, एंड हिट एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू मेरे पास में आ गई, जो कि मैंने यहाँ पे पहले भी आपको यहाँ पे बताया। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे cmath.log10 की बात करता हूँ अगर, तो 10 में अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ -100 दे देता हूँ, तब देखते हैं कि क्या आता है। तब देखिए यहाँ पे मेरे पास में आ गया है 2 + 1.36 मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है, जो कि इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे cmath के अंदर और भी कई सारे मेथड हैं, तो चलते हैं उनकी बात कर लेते हैं आप। तो सबसे पहले अब मेरे पास में स्क्वायर रूट, अगर आपको एक चीज़ और मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ पे cmath, अगर मैं cmath की नहीं भी बात करता हूँ, अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो उसके अंदर में स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। अगर मुझे 4 का कैलकुलेट करना है तो देखिए यहाँ पे 2.0 आ गया, मतलब ये हमेशा फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं cmath की बात करता हूँ cmath.sqrt, एंड उसके बाद में लिखा है मैंने z, मतलब यहाँ पे z क्या मेरे पास में 1 + 3j है, एंड यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दिया है। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास में नेक्स्ट जो है ये मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देयर इन्वर्सेस की वैल्यू है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए ये पूरी लिस्ट है, साइन कॉस कोसाइन टेंजेंट एंड आर्क साइन आर्क कोसाइन आर्क टेंजेंट। सो इस तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं cmath के अंदर में। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, और यहीं पे सिमिलर वे में यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस भी है और उसके इन्वर्स भी है। तो आप बिल्कुल ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके मेरे पास में साइन हाइपरबोलिक, कोसाइन हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक और आर्क साइन हाइपरबोलिक, आर्क कोसाइन हाइपरबोलिक एंड आर्क टेंजेंट हाइपरबोलिक। तो इस तरीके से भी मेरे पास में सारे फंक्शंस दिए हुए हैं और आप भी इसको आपके एंड में कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अब आगे। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पार्ट 1 आपने देखा होगा, कि अगर नहीं भी देखा होगा तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। सो थैंक यू गाइस,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।